नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी की साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोर्बू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा के ग्रैमी पुरस्कार जीतने पर वैश्विक जश्न मनाया गया। तिब्बत में मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने के बाद तिब्बती मठवासी नेता के लापता होने की रिपोर्ट। सिक्योम्पे बत्सरिंग ने कैपिटल हिल में तिब्बत की वकालत जारी रखी। दिर्थलिए विधायकों से मुलाकात की। अमेरिका ने महत्वपूर्ण तिब्बत फंडिंग के संरक्षण के माध्यम से दिर्थलिए समर्थन की पुष्टि की। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में तिब्बती सभ्यता को मिटाने के लिए चीन को चेतावनी दी गई। शिक्षा विभाग और ट्रिपुंग लोसिलिंग ने सी लर्निंग पर कार्यशाला आयोजित की। परम पावन 14वें दलाई लामा पर 2 महीने की प्रदर्शनी ब्रसेल्स में संपन्न हुई। मंडी खुदर समिति धर्मार्थ वृद्ध आश्रमों के लिए सूखा राशन और रसोई सहायता दान का आयोजन किया। इस सप्ताह समाचार और सोशल मीडिया पर व्यापक जश्न मनाया गया क्योंकि परम पावन 14वें दलाई लामा ने स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। इस एल्बम को लॉस एंजलिस में आयोजित 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पुरस्कार मिला। कृतज्ञता और विनम्रता व्यक्त करते हुए परम पावन ने कहा कि यह मान्यता शांति, करुणा और हमारे पर्यावरण की देखभाल के लिए एक साझा सार्वभौमिक जिम्मेदारी को दर्शाती है और सभी के सामूहिक कल्याण के लिए मानवता की एकता की गहरी समझ को बढ़ावा देने में मदद करती है। मेडिटेशंस परम पावन दलाई लामा और प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान, उनके बेटों अमन अली बंगाश और आयान अली बंगाश के बीच एक अनूठा सहयोग है। एल्बम में प्रशस्ति कलाकारों मैगी रॉजर्स, रूफस वेनराइट और आंद्रा डे का योगदान भी शामिल है और इसका निर्माण कबीर सहगल द्वारा किया गया है। टिबेटन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के अनुसार चीनी अधिकारियों ने कथित तौर पर तिब्बती बौद्ध लामा और शिंघाई प्रोविंस के वरिष्ठ धार्मिक अधिकारी लोब्सांग लुंगरिक को हिरासत में लिया है। दिसंबर 2024 से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। 51 वर्षीय लोब्सांग लुंगरिक भागोय मठ के प्रमुख लामा है जो पूर्वी तिब्बत के पारंपरिक प्रांत खम में चुमरलेप में स्थित एक गेलुंग मठ है। टिबेटन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी को संदेह है कि लोब्सांग लुंगरिक की हिरासत उन आरोपों से जुड़ी हो सकती है कि उन्होंने एक गेशे की सहायता की जो भारत से लौटे थे और एक धर्म ग्रंथ शैक्षिक के रूप में भागोय मठ में रह रहे थे। सूत्रों ने TCHRD को सूचित किया कि गेशे की बाद में भागोय मठ में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु की सही तारीख स्पष्ट नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों ने कथित तौर पर लोब्सांग लुंगरिक पर गेशे को सहायता प्रदान करने और कथित तौर पर विदेश में भारत में धन भेजने का आरोप लगाया है। लोब्सांग लुंगरिक जो अपनी नजरबंदी से पहले कई राज्य मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पदों पर थे, उनको कथित तौर पर बाद में उनके पदों से हटा दिया गया है। लोब्सांग लुंगरिक का जन्म 25 अगस्त 1975 को चुमरलेप कांडी में हुआ था। 1982 में उन्हें बाती ग्युछे के 11वें अवतार के रूप में पहचाना गया। उन्होंने ल्हासा के सेरा मठ में 21 वर्षों से अधिक समय तक अध्ययन किया। जुलाई 2002 में उन्हें चीन टिबेटोलॉजी सेंटर के कंग्यूर और तेंग्यूर कोalition कार्यालय का सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने 2003 में चीन के उन्नत तिब्बती बौद्ध संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की
और बाद में मार्च 2015 में शिंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी अधिकारियों ने लोब्सांग लुंगरी की हिरासत की कानूनी आधार का खुलासा नहीं किया है, ना ही उसके स्थान या कानूनी परम श्रद्धता तक पहुंच की पुष्टि की है। सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने वाशिंगटन डीसी में उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसका उद्देश्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की गहरी समझ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि बीजिंग तिब्बती संघर्ष, तिब्बत के अंदर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परम पावन 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकार सहित महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय राय को प्रभावित करने के लिए व्यवस्थित दुष्प्रचार के माध्यम से वैश्विक आख्यानों को आकार देना जारी रखता है। सिक्योंग ने तिब्बत कार्यालय वाशिंगटन डीसी और तिब्बत के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के कर्मचारियों के साथ कांग्रेसी जिम मैकगोवन, कांग्रेसी जेम्स आर वॉकिनशॉ और कांग्रेसी जो विल्सन के साथ बैठकें की। चर्चा के दौरान सिक्योंग ने प्रोफेसर हॉन शुंग लाओ की पुस्तक जैसे व्यवस्थनीय विद्वानों के कार्यों के महत्व को रेखांकित किया। पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण पिछले सप्ताह जारी किया गया था, जबकि मूल चीनी संस्करण पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा निर्विरोध बना हुआ है। यह प्रकाशन विशेष रूप से आधिकारिक चीनी ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों पर आधारित है, जो चीन के अपने सूत्रों के माध्यम से तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति की विद्वतापूर्ण परीक्षा प्रस्तुत करता है। सिक्योंग ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन में एक पूर्ण वक्ता के रूप में भाग लिया और इस सप्ताह मंगलवार को एटलांटिक काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में निर्वासित तिब्बती लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता पर बात की। पिछले सप्ताह थिंक टैंक के साथ बैठकों के दौरान सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने विश्वसनीय दस्तावेजीकरण, तथ्य आधारित वकालत और कठोर विद्वतापूर्ण कार्यों के महत्व को रेखांकित किया। सिक्योंग ने इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत यूएस के कार्यकारी निदेशक रायन फिरियोसी और तिब्बत फंड के अध्यक्ष बॉब एंकरसन और उसके बाद अंजलि कौर के साथ समन्वित वकालत रणनीतियों, नीति सलाह और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर चर्चा करने के लिए एक विस्तृत ब्रीफिंग की। If the Sino-Tibet conflict is resolved, then India-China border issue also could be resolved, because it's India-Tibet border. Even today, Indians call it Indo-Tibetan Border Police, Indo-Tibetan Border Force, not Indo-China border. That underlies Indian government's thinking, because Tibet has always been the buffer between China and India over centuries, because to understand Tibetan history, you have to understand Tibetan geography also, because Tibet is called as the roof of the world. We call ourselves the land surrounded by snow mountain ranges. It's the highest plateau and the biggest plateau on earth. And Chinese environmental scientists today call Tibet the third pole, because Tibet has the largest amount of glaciers and permafrost that feeds all these major rivers in Asia. And then Tibet is also called as the water tower of Asia. So it has a lot of environmental, geostrategic, cultural implications, not only for the Tibetans, but for the whole अमेरिका ने वित्तीय वर्ष 2026 कंसोलिडेटेड अप्रोप्रिएशंस एक्ट HR 7148 में तिब्बत से संबंधित विदेशी सहायता को बरकरार रखा है, जो कांग्रेस के दोनों सदनों से प्रेरित हुआ और इस मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया। इस विधेयक का संरक्षण तिब्बती लोगों के लिए निरंतर तीर्थ लिए अमेरिकी समर्थन का एक मजबूत संदेश भेजता है। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने यह भी बताया कि बिल वैश्विक मीडिया के लिए अमेरिकी एजेंसी को वित्त पोषण करके वॉइस ऑफ अमेरिका VOA और रेडियो फ्री एशिया RFA को बहाल करता है, जिससे VOA और RFA की आवश्यक प्रसारण और रिपोर्टिंग गतिविधियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की एक नई रिपोर्ट ने अब तक की सबसे स्पष्ट चेतावनी में से एक जारी की है। इसमें कहा गया है कि तिब्बत में चीनी राज्य की नीतियां तिब्बती सभ्यता की नींव को सक्रिय रूप से नष्ट कर रही है, जिससे एक
विशेष लोगों के रूप में तिब्बतियों की अस्तित्व को खतरा है। यह निष्कर्ष अल्पसंख्यक मुद्दों पर विशेष प्रतिवेदक निकोलस लेवराट द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को दी गई एक रिपोर्ट में सामने आया है। वैश्विक दायरे में रहते हुए रिपोर्ट स्पष्ट रूप से तिब्बत को एक ऐसे मामले के रूप में पहचानती है जहां राज्य के नेतृत्व वाली नीतियां न केवल भेदभावपूर्ण हैं बल्कि संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ अधिक सक्षम तरीकों को अनुमूलन के रूप में विनित करती है। इस चेतावनी के केंद्र में तिब्बती बच्चों पर थोपी गई चीन की विशाल बोर्डिंग स्कूल प्रणाली है। अल्पसंख्यकों पर विशेष प्रतिवेदक की महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्रीय रिपोर्ट की सराहना करते हुए तिब्बत ब्यूरो जेनेवा और परमपौंड दलाई लामा के प्रतिनिधि ठिले चुकी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तिब्बती सभ्यता के अस्तित्व की रक्षा के लिए इससे पहचानना चाहिए और तत्काल कार्य कराना चाहिए। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग ने ड्रिपुंग लोसेलिंग मेडिटेशन एंड साइंस रिसर्च सेंटर के सहयोग से मनकोट में धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और सी लर्निंग पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यशाला का संचालन एमरी विश्वविद्यालय के गेशे लोब्सांग तेंजिन नेगी और अन्य सी लर्निंग फैसिलिटेटर्स द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों और मठ विद्यालयों से 25 शैक्षिकों और 20 समन्वयकों को शामिल किया गया। परमपौंड दलाई लामा को समर्पित 2 महीने की प्रदर्शनी मजबूत सार्वजनिक रुचि के कारण बढ़ाए जाने के बाद ब्रसेल्स में हाउस ऑफ कंपैशन में समाप्त हुई। प्रदर्शनी को ब्रसेल्स कार्यालय और हाउस ऑफ कंपैशन के बीच सहयोग के माध्यम से साकार किया गया और तस्वीरों, ग्रंथों और क्यूरेटेड डिस्प्लेस की एक श्रृंखला के माध्यम से जीवन, मूल्य और करुणा, शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक संदेश में अंतर्दृष्टि प्रदान किए गए। आयोजकों ने प्रदर्शनी अवधि के दौरान लगातार सार्वजनिक रुचि देखी, विभिन्न पृष्ठभूमियों से आगंतुकों को आकर्षित किया और ब्रसेल्स में समापन के साथ प्रदर्शनी ने एक यात्रा परियोजना के रूप में अपनी यात्रा जारी रखी। मंडी कृत्य समिति ने करुणा वर्ष के हिस्से के रूप में एक मानवीय पहल का आयोजन किया, जिसमें परमपौंड चौदहवें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह को 1 महीने का सूखा राशन दान करके और मंडी जिले में 2 धर्मार्थ वृद्ध आश्रमों को आवश्यक रसोई सहायता प्रदान करके मनाया गया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।